हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक अरोरा, वेलकम यू ऑल। तो आज हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने एक और न्यू टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th की बात कर रहे हैं हम, क्लास 10th। ठीक है, चैप्टर नेम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती कौन सी इक्वेशंस है? सबसे पहले अगर हम इसकी जनरल टर्म्स के बारे में बात करें तो जनरल टर्म्स के बेसिस पे इसको क्या लिखा गया है, इसका जो जनरल फॉर्म है वो जनरल फॉर्म कैसा है हमारा, हम कैसी पता करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो उसका जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, यहाँ पे एक कंडीशन है बट वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। आपके पास एग्जांपल ले अगर हम, तो 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमने एक इक्वेशन ले ली जिसमें क्या था कि 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 5x इक्वल्स टू 0। तो ऐसे हम कुछ भी रैंडम एग्जांपल ले सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं 3, 2, 4, 5। हम इस वाले पार्ट को 0 ले सकते हैं, मतलब हम 7 इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हैं। हम x वाला पार्ट ना लें, मतलब b 0 पॉसिबल है, c जो है वो 0 पॉसिबल है, बट कभी भी a वाला पार्ट 0 पॉसिबल नहीं होगा। ये तो क्या हो गई हमारी जनरल फॉर्म हो गई। अब जब भी हम बात करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, जैसे हमें पता है कि इसकी जो डिग्री है, डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। डिग्री कितनी है इसके पास, 2। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। जब हमारे पास डिग्री 2 है तो इसके पास नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे हमारे पास, 2। दैट मींस x की जो दो वैल्यूज मिलेंगी, x की वैल्यूज कितनी होंगी हमारे पास, 2 वैल्यूज होंगी। अब वो 2 वैल्यूज है वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो वैल्यूज क्या हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले चीज अगर हम बात करें तो हमने क्लास 8 में और 9th में, 8th और 9th में हमने क्या लिखा था, एक मेथड था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसको हम फैक्टराइजेशन के नाम से जानते थे। तो हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मेथड है हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, फर्स्ट मेथड है हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को हम फैक्टराइजेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्लास 8 में, क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इवन हम चैप्टर नंबर 2 में भी स्प्लिटिंग पढ़ चुके हैं क्लास 10 में। सेकंड मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेसिस पे हम कैसे इसको स्प्लिट अप करते हैं, आज हम इन दोनों टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हमें, अगर हम नॉर्मल फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला पार्ट करते हैं, तो वो तो हमारे लिए नॉर्मल कॉमन पार्ट हो गया। बट अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले हमें उसकी नेचर फाइंड आउट मिल जाते हैं कि हम कैसे उसके नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेचर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो हमारा फार्मूला आता है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। अब रूट्स की नेचर मतलब जो x की दो डिफरेंट वैल्यू आएगी वो टोटली किस पर डिपेंड करेगी। हमें पता है x की दो वैल्यू आएगी, मतलब जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उसके पास दो फैक्टर होंगे, बट वो डिपेंड किस पे करेगा, वो करेगा नेचर ऑफ रूट्स पे। तो इसमें नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता लगेगी, तो यहाँ पे हमारे पास कितने केसेस पॉसिबल है, 3 केसेस पॉसिबल है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेचर ऑफ रूट्स के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसका नाम है d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास फॉर्मूला है, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। abc क्या होते हैं हमारे पास, कोएफिशिएंट्स, और जो हमारे रियल नंबर होते हैं हम किस में से लेंगे, इक्वेशन में से लेंगे। d होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, d क्या होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पे 3 कंडीशन पॉसिबल है, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर सपोज करो ये इक्वल टू 0 होता है, हमारे पास फर्स्ट केस में क्या है, अगर हमारे पास d की वैल्यू, d क्या है हमारे पास, सपोज 0 होता है, यहाँ हम लिख देते हैं d इक्वल्स टू, अगर 0 होता है
सेकंड केस में d ग्रेटर देन 0 होता है। ग्रेटर देन 0 मतलब कि कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो d ग्रेटर देन 0 हो गया। जैसे 2 4 7 15, तो हमारे पास कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हम उसको इस वाले केस में कंसीडर करेंगे। थर्ड केस पॉसिबल है जब हमारे पास d लेस देन 0 होता है, तो क्या आ जाएगा d लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब कि क्या हो गया, 0 से कम मतलब फॉर एनी नेगेटिव वैल्यू। अब हमारे पास यहाँ पे देखो बिल्कुल ध्यान से कि d जो है उसी के बेसिस पे हमारे पास तीन केस बने। केस वन है हमारे पास d इक्वल टू 0, सेकंड केस है d जो है वो किससे ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर मतलब हमारे पास कौन सा केस बन गया, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू वाला। जब हमारे पास d की वैल्यू 2 4 7 22 ये कुछ भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है। थर्ड केस में हमारे पास क्या आ रहा है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब इन तीनों केसेस में हमें नेचर कैसे पता लगेगा, जब भी हमारे पास अगर हम फर्स्ट केस की बात करें d इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, बिल्कुल रियल एंड इक्वल रूट्स। कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू रियल वैल्यू होगी। रियल नंबर्स जो हमारे होंगे रियल होगी, लेकिन दोनों के दोनों रूट्स भी सेम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट रूट 1/2 है तो सेकंड भी हमारे पास x की वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया रियल एंड इक्वल रूट्स का। सेकंड केस की बात करते हैं, अगर सपोज हमारे पास कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आती है तो अगेन हमारे पास क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। मतलब अभी भी हमारे पास वैल्यू कैसे आएगी, रियल आएगी। रियल मतलब जो हमारे रियल नंबर्स होता है 1/2 3/4 या कुछ भी हमारे पास रियल वैल्यू होगी। और सेकंड कैसा होगा, ये डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब दो डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। जैसे फर्स्ट है 5, सेकंड है हमारे पास -2, तो ये हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट का एग्जांपल हो गया। 5 एंड -2 दो वैल्यूज आ रही है और दोनों डिफरेंट है। थर्ड केस आता है अगर d हमारे पास लेस देन 0 होता है। लेस देन 0 होगा मतलब हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली इमेजिनरी रूट, या तो हम इमेजिनरी रूट्स लिख सकते हैं या फिर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो ये वाला पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो हमारे पास दोनों रियल वैल्यूज वाले हैं। जैसे आपके पास किसी भी क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यू आती है, नेचर ऑफ रूट्स कभी भी आपके पास अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव रूट्स के लिए आपके पास जो पार्ट है वो कहाँ पे सॉल्व होगा, क्लास 11 में सॉल्व होगा। क्लास 10 तक हमें रियल वैल्यूज पे काम करना है। क्लास 11 हमारे पास आता है इमेजिनरी रूट्स वाला। इमेजिनरी रूट्स मतलब जिसमें हम आयोटा के बारे में पढ़ेंगे। ये कब है हमारे पास, क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक के अंदर हम इस वाले पार्ट को आगे डीप पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स जब फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू, तो पहले आपको उसका नेचर पता लगता है। नेचर जब हमें पता होगा तभी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर सपोज करो हम नेचर इमेजिनरी रूट्स वाला पार्ट आ रहा है और हम उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सपोज नेगेटिव वैल्यू हो गई तो फिर हम वापस से सोचेंगे यहाँ पे नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे, इस सिंपल फॉर्मूला जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, डी क्या होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है हमारे पास b² - 4ac, इसलिए हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, अगर वो पॉजिटिव या 0 आती है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, देखो जब हमारे पास d की वैल्यू रहती है तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट सपोज सॉल्व करें तो हम यहाँ पे d के लिए डायरेक्ट b² - 4ac भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac और d क्या होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, d क्या होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, मतलब बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इस पूरे टॉपिक के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर बस आपको नेचर ऑफ रूट्स और इसी भी काम करना है।
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो इसमें अच्छा वेटेज रखते हैं, एक तो आप इसमें वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें वो है इसकी वर्ड प्रॉब्लम। आपको सभी क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम यूज करनी है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम को ब्रेक करना बहुत इजी है, आप उसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ एंड जो जो उसमें से गिवन डेटा है उसको कॉपी डाउन करते जाओ। वर्ड प्रॉब्लम में कभी कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन वो देगा जिस सिचुएशन में आपके पास दो वेरिएबल्स आ रहे होंगे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे आपके पास पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो आप x लो या y लो या आप जो भी ऐड कर रहे हो, लेकिन वेरिएबल एक ही रहना है, तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। तो ये वाला पार्ट हो गया। सेकंड आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेचर ऑफ फ्रूट्स पे। नेचर ऑफ फ्रूट्स वाला जो क्वेश्चन है वो कहाँ पे मिलेगा हमें, एक्सरसाइज 4.4 है, जो 4.4 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k वाला क्वेश्चन, वो बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस वाले क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, और उसको फोकस कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इस वाले पार्ट पे फोकस करना है। हमें नेचर ऑफ फ्रूट्स जो है वो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, जब हमारे पास नेचर ऑफ फ्रूट्स होंगे तभी वो वाला क्वेश्चन इजीली हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।